हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज सेकेंड पार्ट ऑफ MEG 10 important questions. We will continue from question number 11, and if you haven't seen part 1, I have added the link in the description box. Do check it out. So the 11th question is, what challenges exist in constructing a feminist canon in Indian English writing? First, let's understand the meaning of canon. Canon क्या है? Canon means a collection of works considered to be most important, influential or worthy to study in a particular field or culture. ठीक है, सिंपल मीनिंग में देखें तो कैनन मीन्स स्टैंडर्ड बुक्स होता है, ऑथर होते हैं स्टैंडर्ड ऑथर हुज वर्क्स आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज अ ग्रेट लिटरेचर. ठीक है, तो ऐसे लिटरेचर को हम कैनन बोलते हैं. पहले आप मीनिंग अगर समझेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. तो पहली बात तो इंडिया में इंडियन राइटर्स इंक्लूडिंग मैन, उनका ही कैनन बनाना पहले बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था. सो फेमिनिस्ट कैनन बनाना इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इंडिया में विमेंस एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं. एक दलित विमेन की राइटिंग और एक अर्बन क्लास विमेन की राइटिंग सेम नहीं होती है. बहुत सारे जो विमेन राइटर्स हैं जैसे कि महाश्वेता देवी, कमला दास, इनको इंडिया में तो इम्पोर्टेंस मिल गया है लेकिन इनका इंग्लिश कैनन में इम्पोर्टेंस नहीं है, वो अंडररेटेड है. तो चैलेंज ये है कि एक इंक्लूसिव फेमिनिस्ट कैनन कैसे बनाया जाए जिसमें सभी की आवाज हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डीकोलोनाइजिंग द माइंड मीन? हाउ डज इट अप्लाई टू लिटरेचर? Very important question. So to answer this, first we need to know the meaning of decolonizing the mind. So this is the term coined by Ngugi wa Thiong'o. So decolonizing the mind means reclaiming our way of thinking. अपनी जो सोच है, जो ओरिजिनल सोच है, उसे वापस लाना, which was altered by colonial rule. मतलब जो colonial rule ने शेप किया है उससे हटकर अपनी खुद की सोच लाना. Ngugi argued that when we write in English, we drift way from our root. हम अपने रूट से हट जाते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं या हम इंग्लिश में लिखते हैं. He began writing in his regional language, that is Gikyu, because for him language wasn't just a medium, it was a part of identity. हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारा एक्चुअली में आइडेंटिटी है. अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज कम्युनिटी में चले जाते हैं तो हमें आइसोलेटेड फील होता है. सो दिस इज नॉट जस्ट अ केस इन अफ्रीका बट ऑल्सो इन इंडिया. सो दिस आइडिया इज हाईली रेलिवेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू, वेयर इंग्लिश कंटिन्यूज टू डोमिनेट. सम राइटर्स लाइक राजा राव didn't abandon English but transformed it through Indian syntax, rhythm and idioms. So decolonization became a form of literary resistance. It's a way to reclaim our cultural voice. Now next question is, do you agree with Achebe? Achebe एक Nigerian novelist है, that Conrad was a thoroughgoing racist, means he was a complete रेसिस्ट. एनालाइज विथ हार्ट ऑफ डार्कनेस. तो अचेबे ने कहा है कि जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है वो एक रेसिस्ट टेक्स्ट है. ही आर्ग्यूड दैट कॉर्नाड पोर्ट्रेड अफ्रीकन्स मियरली एज अ बैकड्रॉप एंड नेवर शोड देयर ह्यूमन साइड. In fact, the entire novel uses Africa as a setting for Europe's guilt and adventure. मतलब ये जो पूरा नॉवेल है सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि ये बता सके कि यूरोपियंस जो हैं वो बहुत गिल्ट में है जो भी कुछ अफ्रीका के साथ हुआ है. इनफैक्ट राइटर खुद. बट some critics believe that Conrad was actually criticizing imperialism and Marlowe's discomfort. जो कैरेक्टर था, प्रोटैगनिस्ट था, नरेटर था मार्लो, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था वहाँ के सिचुएशन को देख के. तो उससे ये प्रूफ होता है कि एक्चुअली में कॉर्नाड जो है वो चीज़ों को कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज करा है. बट वेन वी लुक एट द लैंग्वेज यूज्ड इन द नॉवल लाइक कॉलिंग अफ्रीकन्स शेडोज और सेवेज, इट बिकम क्लियर दैट द पोर्ट्रेयल इज प्रॉब्लमेटिक. ठीक है, जब इसमें ऐसे लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, जब अफ्रीकन्स को शेडो कहा गया है या सेवेज कहा गया है, तो इससे हम एक्चुअली में सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कॉर्नाड जो है वो रेसिस्ट है. क्यों? क्योंकि शेडो और सेवेज एक नेगेटिव टर्म है. शेडो का मतलब होता है डार्क और सेवेज मतलब वॉयलेंट, इनह्यूमन, अनसिविलाइज्ड, डेंजरस, ये सारे वर्ड्स को रिलेट करता है. तो क्या अफ्रीकन्स ऐसे हैं, उनकी और दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है? इस तरीके से अफ्रीकन्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था. दिस डिबेट इज स्टिल रेलिवेंट टुडे बिकॉज
challenging racism with literature is just as important as challenging it in society. Next question, what is the link between English language teaching and literary studies in India? So friends, in India, English teaching and literary studies are deeply connected, and the reason lies in our history, means colonial history. The British introduced English not just as a language but as a cultural weapon. We all know that even after independence, literature continued to be used as a tool for language teaching. But the challenge was that students were reading Shakespeare yet couldn't speak basic English fluently. ठीक है, वो लोग शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं जो मतलब ये पुराना इंग्लिश रहता है वो जो कितना टफ होता है, तो जिनको बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही थी वो शेक्सपियर को पढ़ रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था. एंड दैट्स वाई इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बिकेम इम्पॉर्टेंट. जहाँ पे जो राइटर्स थे, इंडियन राइटर्स ने जब इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो वो थोड़े सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जिससे इंडियंस जो है इंग्लिश भी पढ़ रहे थे और वो कंफर्टेबल भी थे. So writers like R.K. Narayana, Anita Desai wrote stories that were both simple and relatable. The language they used made English learning more effective because the context was familiar to the student. Now this is the last question. What forces led to canon formation and exploding the canon? तो कैनन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, a canon refers to those texts that are considered classic and hold authority in the world of literature. So works like Milton, Shakespeare, Eliot are included in syllabi and are regarded as examples of high literature, means important literature, great literature. Then critic like F.R. Lewis created what was called the Great Tradition, but his canon excluded women, Dalits and colonized writers. Then come the idea of exploding the canon. तो exploding the canon क्या था? एक movement था which was led by feminist post-colonial scholars who argued that the system was biased. They demanded the inclusion of writers like Arundhati Roy, Toni Morrison and Bama into the literary canon. So today's syllabi have become more inclusive, recognizing stories from different identities as classics in their own right. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.